नमस्कार, मैं वर्षा कोल्हटकर श्री श्री गुरुजी यूनिवर्सिटी की कथक नृत्य के विषय की शोधार्थी हूँ और मेरा शोध प्रबंध का विषय है कथक नृत्य के परिप्रेक्ष्य में पंडित ललन पियाजी की अप्रचलित तालों में रचित ठुमरियों का सर्वांगीण अध्ययन। और आज हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर विद्या प्रकाश दीक्षित जी। दीक्षित जी, आपका सादर प्रणाम आपको। श्री दीक्षित जी ये ललन पियाजी के बड़े अभ्यासक रहे हैं और गए 1.5 साल से आपसे मेरा सतत संपर्क रहा है इस विषय में। कल आपके गुरु सुश्री पुष्पलता रस्तोगी जी का भी हमने साक्षात्कार किया। उन्होंने भी वही जिक्र किया है कि दीक्षित जी से मेरे शिष्य हैं और वो आगे लेके जा रहे हैं। तो आज इसी विषय पर मैं चंद सवाल आपसे पूछ के आपसे मार्गदर्शन लेने का प्रयास कर रही हूँ। हम शुरू करें दीक्षित जी। दीक्षित जी, मेरा पहला सवाल तो यह है कि संगीत तो आप सीख रहे थे, तबला सितार, जो आपसे बात हुई तब बात आई थी, तो ललन पियाजी के ठुमरियों की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? जब मैंने संगीत का जब मेरा परिचय हुआ रानी कंचन जी गुरु जी से, उनके पास जब मैं अंग्रेजी पढ़ने के लिए जाता था अपने विद्यार्थी जीवन में, तो ललन पिया जी को सबसे पहले वहीं से सुना जी। और एक प्रकार से देखा जाए कि मेरी संगीत की शिक्षा वहीं से प्रारंभ हुई है जी। तो ललन पिया जी को सुनते ही मेरी संगीत की शिक्षा प्रारंभ हुई, उनको सुनते सुनते ही। और उस समय गुरु जी ललन पिया जी पे काफ़ी काम कर रहे थे और इनको सुना समझा। फिर इसके पश्चात डॉक्टर सतीश चंद्र जी रस्तोगी जी के साथ मैंने तबले पर अभ्यास करना शुरू किया जी। तब उनसे भी सुना समझा और फिर इस विषय में जैसे जैसे जिज्ञासा बढ़ती गई तो वैसे वैसे एक के बाद एक लोग भी जो मिलते रहे। इसके पश्चात सुश्री पुष्पलता रस्तोगी जी के पास जाना हुआ और वहाँ से फिर हम लोगों का जो हमारी बैठक हुआ करती थी, ये गुरु लोग थे, ये लोग बैठते थे। इनके साथ मेरे पास केवल सीखने के अलावा और कुछ था ही नहीं। उनके साथ तबले पर संगत करना और सुनना और सीखना, अभ्यास तो ये लोग करते थे, हम तो सुनते सीखते थे। तो एक प्रकार से संगीत की जो मेरी शिक्षा शुरू हुई वो इस तरीके से ललन पिया जी के साथ ही हुई है। तो उसको प्रारंभ से ही इस विषय को सुनने समझने का मौका मिला, सौभाग्य मिला इन लोगों के साथ बैठने का। तो इस तरीके से ललन पिया जी से परिचय हुआ। मतलब यूँ कह सकते हैं कि संगीत का पहला कदम रखा तभी आपने ललन पिया का हाथ थामा और आपकी यात्रा प्रारंभ हुई। आपने बार बार अभी तबले का जिक्र किया है कि आप तबला बजाते थे जब आपके सब गुरु साथ में बैठते थे। आपका ये भी एक बड़प्पन है कि और नम्रता भाव है कि आप सिर्फ सीख रहे थे, लेकिन जैसे आपके गुरु ने कहा कि आप अभी उसके अभ्यासक भी है। तो ये सब गुरु है अधिकतर गायक रहे हैं जी। और आप तबला वादक हो और ऐसा कहा जाता है कि ललन पिया की बंदिशें बड़ी मुश्किल है। तो एक तबला वादक और सितार वादक की दृष्टि से आप इस बंदिशों की तरफ कैसे देखते हैं और इसको गाने के साथ बजाते समय, तबला बजाते समय क्या कठिनाइयाँ आपको महसूस होती है? मैंने बहुत सारे सवाल एक साथ में ले लिए हैं, शायद उसमें आप उसके ऊपर मार्गदर्शन करें तो। ललन पिया जी की ही नहीं बल्कि जो भी बंदिश की ठुमरी के रचनाकार हुए हैं, सभी की बंदिश की जो ठुमरियाँ हैं वो या तो सितार की गतों पर आधारित हैं या फिर तराने पर आधारित हैं। तराने से या फिर सितार की गतों से प्रभावित होकर के बंदिश के ठुमरीकारों ने ठुमरियों की रचना की है। ललन पिया जी की रचनाएं उनमें उत्कृष्ट मानी जाती हैं जी, अन्य जो भी रचनाकार हैं उनकी तुलना में। और उसका कारण है कि ये संगीतकार होने के साथ साथ एक अच्छे साहित्यकार भी थे जी। तो इनकी ठुमरियों में साहित्य का भी आनंद है, संगीत का तो ही। ताल के प्रकांड विद्वान थे, जिसकी वजह से इन्होंने उस समय ये निश्चित किया था कि केवल 3 ताल ही नहीं, प्रचलित ताल ही नहीं, समस्त तालों पर रचना करेंगे, ऐसा उन्होंने लिखा है ललन सागर में। लेकिन फिर कुछ गुणीजनों ने कहा कि नहीं, ये श्रम आपका व्यर्थ जाएगा, इस पर कौन संगत करेगा, कौन इसको सुनेगा। फिर भी उनकी अनेक रचनाएं अप्रचलित तालों पर भी हैं। जैसा कि आपने कहा कि इनकी बंदिशों के साथ संगत करना कितना जो मुश्किल होता था,
इनकी बंदिशों में जो उसकी जो चाल होती है, बंदिश की जो अनवट है, वो ताल के अनुरूप नहीं होती है, ताल जी। से अलग रहती है। कभी उसमें 3 ताल की बंदिश में इसकी दादरा की जो है झलक होती है, कभी 3 ताल की बंदिश में झपताल की झलक होती है और गायकी में भी रहती है। इसकी वजह से इस पर संगत करते समय अत्यधिक सतर्क होकर के बैठना पड़ता है। एक एक बंदिश पर जिस पर सैकड़ों बार संगत की हुई होती है, लेकिन फिर भी उस बंदिश पर संगत करना जो काफ़ी मुश्किल होता है। अगर उसको सुने तो उसकी लय की के जो प्रभाव में बह बह जाएंगे। जाएं और अपना ठेका भी भूल भूल बैठे हैं। तो इतना मुश्किल रहा है जी इनके साथ जी संगत जी जी। करना। आपने इसमें सतार की गत और इसका सरोद की गत का ऐसा एक जो जिक्र किया, तो मैं नृत्य करती हूँ लेकिन संगीत का अभ्यास या वादन का अभ्यास मेरा कम है, तो सितार या सरोद की गत या उसकी तंत्रकारी का थोड़ा सा विस्तार में बताएंगे तो। प्रारंभ में जैसे कि ध्रुपद गायन शैली का चलन था, तो उसी अंग या उसी प्रकार की, या हम कह सकते हैं कि लगभग उसी स्तर की वादन शैली हुआ करती थी, जी। जिसमें गंभीरता होती थी और ध्रुपद से प्रभावित तंत्र अंग हुआ करता था, जी। जिसमें कि वीणा और पखावज के संग इसकी वीणा के साथ में पखावज की संगत हुआ करती थी। जैसे जैसे इसके साथ ध्रुपद का प्रचार कम हुआ और ख्याल गायकी जैसे जैसे सामने आई, विकसित हुई, तो उसी अनुरूप तंत्र अंग में भी थोड़ा सा बदलाव आया और थोड़ी सी हल्की उससे जो मतलब ध्रुपद की गंभीरता वाली जो मतलब वादन शैली हुआ करती थी, उससे थोड़ी सी हल्की जो वादन शैली विकसित हुई तंत्र अंग की, तो उसमें सितार और इसकी सरोद की कुछ गतें होती थी। चूँकि गायन में क्या होता है कि शब्द होते हैं, अपने भाव को रखने के लिए शब्द जी। होते हैं, और उन थोड़े से शब्दों को लेकर के ख्याल गायक स्थायी अंतरा के शब्दों को जो लेकर के और उसका विस्तार करके राग का स्वरूप सामने रखते हैं। क्योंकि तंत्रकार के पास वो शब्द नहीं होते हैं जी। तो उसे अपनी रचना में कुछ और चमत्कार दिखाने की आवश्यकता थी। तो ताल के साथ खेलती हुई कुछ चंचल प्रकृति की रचनाएं बनाई गई, खासतौर पर लखनऊ में ऐसी रचनाएं बनी हैं। जी। तो उस अंग से प्रभावित होकर के जो गायन शैली बनी है वो है बंदिश की ठुमरी, और वो अंग पहले आया है सामने, या फिर बंदिश की ठुमरी पहले थी, या फिर तराना, इन सब पर काफ़ी मतभेद हैं। जी। लेकिन एक चीज़ मतलब जिसको लगभग सभी लोग मानते हैं कि तंत्र अंग सितार और सरोद की तंत्रकारी अंग से प्रभावित बंदिश की ठुमरी की रचनाएं हुई हैं, और लगभग सभी लोगों ने ऐसी ही रचनाएं की हैं। तो इनकी रचनाओं में, ललन प्यार जी की रचनाओं में वो सितार अंग तो है ही, लेकिन उसके साथ उस पर एक उत्कृष्ट साहित्य है। ऐसे शब्दों का चयन किया गया है कि जिनको बोलते समय तेज लय में भी आपको कोई अवरोध उत्पन्न न हो गायक को, जी। और समझने वाले को भी उसका स्पष्ट एक अर्थ उसका समझ में आता जाए। ऐसी उत्कृष्ट रचना इनकी है। तो ऐसा लगता है कि जो सितार के जो बोल होते हैं, दादिर दारा, वो हटा करके उनमें शब्द रख दिए गए हों, या तराना के बोल जो उसके होते हैं उनको हटा करके उसमें अर्थपूर्ण शब्द रख दिए गए हैं। आपने उनके साहित्य का भी जिक्र किया है और उनके बोल पाठ का या तंत्रकारी का भी आपने जिक्र किया है। तो बोल बाट करना मतलब एग्जैक्टली क्या है, उसका कुछ थोड़ा सा विवरण और उसका एक अंदाज अगर आप बोल के या तो गा के या बोल के, जैसा आप सही समझे उस तरह से अगर रखेंगे तो उसका समझना स्पष्ट होगा। और थोड़ा सा पूछना था कि सितार की तंत्रकारी अंग की जो गायन वादन शैली है वो अन्य भी कोई वादन शैली है क्या, और ऐसे तंत्रकारी अंग के वादक कौन है? सितार में मूलतः 2 वादन शैलियाँ हैं। एक है गायन अंग की वादन शैली, जिसके सबसे बड़े हमारे यहाँ के जो हुए हैं उसके रचनाकार प्रचारक उस्ताद विलायत अली खां साहब, इटावा घराने से जो ताल्लुक़ रखते हैं। और जो दूसरा जो इसका वादन अंग है, इसका प्रचार प्रसार का जो श्रेय जाता है सबसे बड़ा पूरी दुनिया भर में पंडित रविशंकर जी को, जो कि मैहर सिंह घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। ये 2 अंग हैं चलन में। तो जो वादन अंग है सितार का, उसमें क्या रहता है कि जो उनकी रचना होती है उसमें भी कई बार सम अदृश्य रहता है, और उसकी भी जो चाल होती है वो ताल के अनुरूप नहीं होती है, कई बार उससे बहुत अलग होती है। और ये काम
मतलब जो भी लोग करते हैं उनका ताल पक्ष बहुत अच्छा होना चाहिए जी। कि वो ताल के ठेके के साथ उसके प्रवाह में बहे बिना अपनी रचना को उसके मूल रूप में रख सके। जी। तो इस तरीके से इनके ललन प्रिया जी की रचना है। दूसरी बात जो इसकी बोल बांट की है, तो एक बंदिश को एक तरीके से गाने के मतलब बाद में 3 ताल की बंदिश की बांट अन्य तालों में करते हैं। उन्हीं बोलों को लेकर के कभी उसका उठान जहाँ से है वहाँ से न करके 2 मात्रा बाद उसको उठाते हैं और उसको एक नई लय में ले जाकर के सम तक पहुँचाते हैं। कभी सम की बंदिश को खाली से, कभी खाली की बंदिश को तीसरी ताली से, कभी तीसरी ताली की बंदिश को दूसरी ताली से, कभी उसको छठी मात्रा से, कभी 12वीं मात्रा से, कभी 15वीं मात्रा से उसको शुरू करते हैं और तिहाई लगा करके इसमें केवल तंत्रकारी अंग का ही नहीं बल्कि ध्रुपद शैली का भी मिश्रण करते हैं। अच्छा। और वो लयकारी दिखा करके उसको संपर आते हैं। इस तरीके से बोल बांट करते हैं। उसका एक आधा कोई नहीं, उसके लिए मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा जी। क्योंकि उसके लिए संगतकार और वो सब की आवश्यकता होती है, तब उस चीज़ को दिखा साजिंदे हो चाहिए साथ में। आपने आपके इसमें एक और अन्य उल्लेख किया था कि वो अलग कई तालों में भी बंदिशें बांधना चाहते थे और लोगों ने उनको मना किया था, लेकिन क्या उन्होंने कुछ अप्रचलित तालों में बंदिशें बांधी है या आपने सुनी है कभी? बंदिश की ठुमरी के अन्य रचनाकारों से ललन प्रिया इस दृष्टि से भी भिन्न है कि जो ठुमरी की ताले हैं, बंदिश की ठुमरी की जो ताले हैं सामान्यतः 3 ताल, 1 ताल, झप ताल, ललन प्रिया जी ने इनके अलावा अप्रचलित तालों में भी अपनी रचनाएं कही हैं। ये केवल ललन प्रिया जी ने कही हैं। 11 मात्रा में, 13 मात्रा में, 9 मात्रा में, 15 मात्रा में, 18 मात्रा में, 19 में, 20 में, 21 में, इन सभी मात्राओं में ललन प्रिया जी की रचनाएं हैं। वो 360 तालों पर रचना करना चाहते थे, जो कि उनके पास उस समय एक पुस्तक जो उनको अपने ताऊ जी से मिली थी, तालाध्यायी मुनींद्र मुनि द्वारा लिखित, उसमें 360 तालों का अध्ययन किया था उन्होंने और उनकी इच्छा थी कि वो 360 तालों पर रचनाएं करेंगे। लेकिन 360 पर तो उन्होंने नहीं की, कुछ गुणीजनों के परामर्श पर कि ये श्रम आपका व्यर्थ जाएगा, लेकिन फिर भी उन्होंने विभिन्न अप्रचलित तालों पर रचनाएं की हैं। कुछ तालों के नाम आज के नाम से और उस समय के नाम में थोड़ी सी भिन्नता मिलती है, लेकिन उन्होंने जो तालों का काफ़ी स्वरूप भी दिया हुआ है। तो अप्रचलित तालों पर एकमात्र बंदिश की ठुमरी के रचनाकार ललन जी है। जी, आपने जब तालाध्यायी का उल्लेख किया तो उनका ललन शिरोमणि का ललन सागर के शुरुआत में है, जिसमें ये सब तालाध्यायी का रेफरेंस दिया है उन्होंने। तो ललन शिरोमणि का में तो बहुत अनवट तालों की चर्चा है, लेकिन उन सब पर उन्होंने लिखा है कि वो ध्रुपद है सब। और ऐसे फिर ध्रुपद की रचनाएं अनवट तालों की कभी किसी ने कही है आज तक, या आपने कभी सुनी है, कुछ जिक्र हुआ है उसका? देखिए, ललन प्रिया जी ने बहुत कुछ लिखा है। ललन प्रिया जी ने ध्रुपद भी लिखा है, ललन प्रिया जी ने गज़लें भी लिखी हैं, ललन प्रिया जी ने दोहा भी लिखे हैं, लोक साहित्य में भी लिखा है, उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर भी लिखा है। लेकिन उनकी जो मूल जो उनकी पहचान रही है वो बंदिश की ठुमरी की रही है। और हमारे गुरुजन और उनके गुरुजनों को जिनको मैंने सुना, ललन प्रिया जी की ठुमरी गाते हुए ही जो सुना है। ध्रुपद यहाँ पर ललन प्रिया जी की उनकी परंपरा में गाने वाले मैंने नहीं सुने। अच्छा। अब उससे पहले रहे होंगे, उसके बारे में हम तो एक अनछुए सी ये बात है, वो एक अनछुई सी बात है कि क्या ध्रुपद में भी उस समय की इनकी क्या शैली रही होगी, जो सामान्यतः जो मतलब ध्रुपद के घराने हैं उसी तरह की थी या कुछ उससे अलग थी। इस बारे में विस्तार से हमारे लिए बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि वो हमने सुना नहीं। जी, आपके गुरु कंचन जी और रस्तोगी मैडम, इन लोगों ने जिनसे सुना है, आपने बताया कि श्री श्याम सुंदर गौड़ जी से, तो उनकी परंपरागत ही उनके पास वो आया है ललन प्रिया के गायन का प्रचलन पूरा कैसा रहा है वो? श्री श्याम सुंदर गौड़ जी और पंडित केशवदेव गोस्वामी, इन दो लोगों से हमारे गुरु लोगों ने इसको सुना और समझा है। पंडित श्याम सुंदर गौड़ जी का घराना ही गायकों का घराना कहा जाता है। उनके जो खानदानी पेशा रहा है, गायन, वादन, नृत्य, तीनों ही काम रहे हैं। उन्होंने अपने परिवार से सीखा है और उनके परिवार में ललन प्रिया जी की शिष्य परंपरा के लोग रहे हैं। अच्छा। और दूसरे जो पंडित केशवदेव गोस्वामी हैं, उनके जो पिताजी थे
स्वर्गीय पंडित मुनुलाल जी गोस्वामी, वो ललन प्यार जी के शिष्य थे। अच्छा, वो शिष्य ही थे, तो मतलब जो आपके गुरुओं के पास आया है वो एक शिष्य परंपरा शिष्य से ही आया, तो यूं कह सकते हैं कि उसके एक मूल स्वरूप में इनके पास आया होगा। हाँ, बिल्कुल। ये ललन पिया जी मंदिरों में भी रुक्मिणी स्वयंवर की कथा कहते थे, आपने कहा था। मंदिरों में कभी कथक नृत्य आपने देखा है क्या फिर, या कोई जिक्र कभी हुआ है क्या उसका, ललन पिया की ललन रचनाओं पे हमारे संगीत यहाँ वगैरह का? फर्रुखाबाद में मंदिरों में गाने की परंपरा रही है, हम्म, लेकिन अब नहीं है। अच्छा। मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मैंने अपने गुरुजनों से सुना है कि यहाँ पर सावन के महीने में दूर दूर से कलाकार आते थे, बाहर से लोग आते थे, और पूरे एक महीने तक शास्त्रीय संगीत, गायन, वादन, नृत्य तीनों का कार्यक्रम रहता था। हमारे यहाँ एक बहुत बड़े नृत्यकार हुए हैं पंडित बाबूराम गौड़, ये बाबूराम कथक जिनको कहते हैं। उन्होंने बिंदादीन महाराज जी से जी, जी। कथक नृत्य की शिक्षा ली थी, और ललन पिया जी के ढंग की वो भी रचनाएं करते थे। अच्छा। तो एक चीज़ तो निश्चित है कि उस समय इस तरीके की रचनाओं पर नृत्य करने की परंपरा हमारे नगर में रही है। जी, जी, और जी, जी। पंडित बाबूराम गौड़ जी मंदिरों में भी नृत्य करते थे और बंदिशों पर नृत्य करते थे, लेकिन उनके पश्चात कोई बड़ा नृत्यकार हमारे नहीं हुआ है नहीं कि जिसकी हुआ। वजह से इन पर नृत्य नहीं हुआ है। 1992 के ललन पिया संगीत सम्मेलन में भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय की प्रोफेसर कुमकुमधर जी हमारे शहर में आई थी, और उन्होंने ललन पिया जी की एक बंदिश पर कथक नृत्य प्रस्तुत किया था, जिसे उस समय हमारे यहाँ पंडित श्याम सुंदर गौड़ जी ने जी, गाया जी। था। नई नार नयो रंग ढंग छल बल सो। अच्छा, ये शब्द जो आप कह रहे हैं, नई नार रंग ढंग सो, तो एक जैसे वो संगीतकार थे तो पंडित ललन पिया जी एक अच्छे साहित्यकार थे, और उनके साहित्य के बारे में आप अगर कुछ हमें बताएं, और साथ में मैं जोड़ रही हूँ कि श्याम सुंदर गौड़ जी ने उनके साथ गाया, तो अपने गुरुओं से ये शिक्षा पाने में आपके दोनों गुरुओं कंचन जी और पुष्पलता रस्तोगी जी को सहजता प्राप्त हुई थी या क्या कठिनाई थी, ये एक सवाल, और दूसरा उनके साहित्य के बारे में। ऐसे दो सवाल मैं जोड़ के आपको पूछ रही हूँ। ललन पिया जी बहुत अच्छे कवि थे। उन्होंने संस्कृत भी पढ़ी थी, अंग्रेजी भी पढ़ी थी, अरबी फारसी भी पढ़ी थी, उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है। उनके जो शब्दों का चयन है उन्होंने इतनी कुशलता से किया है कि तेज लय में भी उच्चारण में कठिनाई ना हो। इसलिए उनकी कुछ बंदिशें अधरबंद बंदिशें हैं जिसमें दोनों होंठ नहीं लगते हैं, और पूरी की पूरी बंदिश का जाइए उसमें जो पावर गए पाफा बाबा माँ, उन्होंने उन जो शब्दों को हटा दिया। संभवतः ये तबले से प्रभावित होकर के किया होगा, क्योंकि तबले के बोल में भी पाफा बाबा माँ नहीं होता है। ओहो, तबले की पूरी शब्दावली में नहीं होता है, पखावज में होता है। जैसे कि अच्छा। हाँ, जैसे कि धूमकीट, ये शब्द पखावज का है, तबले में नहीं बजता है। तबले में पाफा बाबा नहीं होता है, और इसीलिए तबला बहुत तेज लय में जो उसकी तबले की जो रचनाएं हैं बजाई जा सकती हैं। दूसरी चीज़, ललन पिया जी ने जो साहित्य लिखा है उसके विषय भी इस तरीके की हैं कि वो अन्य साहित्यकारों से उनको अलग करते हैं। अनेक ऐसे अलंकारों का प्रयोग किया है जिनका आजकल के साहित्यकार नहीं करते हैं, जैसे पद्मैत्री अलंकार, निरखत रंग सो रंग ढंग सो ढंग पग सो पग दृग सो दृग स्वभाव बरसत आली धन तोरे भाग पिया पग बरसत। तो इस तरीके की जो उनकी रचनाएं हैं जो कि इनको साहित्य में भी उत्कृष्ट सिद्ध करती हैं। दूसरा आपका सवाल था कि आपके गुरुओं ने कैसे सिखा, सीखने में उस समय भी जो इनकी जो गायकी है, ललन पिया जी की गायकी, ये मंच पर बैठ करके आधे घंटे एक घंटे के लिए नहीं है। इनकी गायकी 10 से 15 मिनट की है, और वो एक तरीके से चमत्कारिक रचनाएं हैं कि जिनको लोग अपना गायन समाप्त करते समय अंत में दिखाते थे। तो इन चीज़ों को जो है छिपाने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा थी। तो हमारे गुरु लोगों को भी काफ़ी कठिनाई हुई है। अगर कुछ प्रसिद्ध मतलब जो उनकी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध बंदिशें हुआ करती थी गुरु लोगों की, जिनको वो गाते थे, उनको अगर कोई सुनना चाहे तो वो उसको आसानी से सुनाते नहीं थे, उसके रिकॉर्डिंग नहीं करने देते थे। जी। एक बार हमारे गुरुजी ने टेप रिकॉर्डर लगा दिया,
तो पंडित श्याम सुंदर जी गा रहे थे, तो उन्होंने स्थाई गा करके ही उस बंदिश में पूरा काम दिखा करके ख़त्म कर दिया, अंतरा गाया ही नहीं। अरे बाप रे। और ऐसे ही उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी ने जब ललन पिया की बंदिशों को रिकॉर्ड करने के लिए उन्हें आमंत्रित किया था, तो उस रिकॉर्डिंग में भी उन्होंने बंदिशों को तो गाया है, लेकिन उसमें ललन पिया जी की गायन शैली को नहीं दिखाया है, उसको ख्याल अंग से गा करके और उन्होंने वो अपनी रिकॉर्डिंग पूरी की हुई है। तो इस गायन शैली को छुपाने की प्रवृत्ति थी, और उस छुपाने की प्रवृत्ति के कारण इसका बहुत अधिक प्रचार प्रसार नहीं पाया। यद्यपि यह क्लिष्ट भी थी, बहुत आसान भी नहीं थी, तो इसको वैसे भी आत्मसात करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। जिसका गायन अच्छा हो और ताल पक्ष भी अच्छा हो, उसके लिए तो ये ठीक थी। लेकिन अगर कोई ताल में थोड़ा सा भी कमज़ोर है तो वो ललन पिया जी की गायन शैली को आत्मसात नहीं कर सकता है। और दूसरी प्रवृत्ति थी ये कि हम ये किसी को सिखाएंगे नहीं, हम ये किसी को बताएंगे नहीं, इसकी वजह से इसका उचित प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। हम कह सकते हैं कि यही कारण है कि जब भातखंडे जी तमाम लोगों की तो एक जो बात कही जाती है कि जब भातखंडे जी अपनी जगह जगह घूम करके तमाम विद्वानों की बंदिशों का संग्रह कर रहे थे, तो उन्होंने ललन पिया जी की बंदिशों को अपनी क्रमिक पुस्तक मालिका में क्यों नहीं लिया। तो संभवतः जो दो कारण हैं, उनमें एक कारण तो इनकी बंदिशों का क्लिष्ट होना है ही, लेकिन दूसरा कारण ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि लोग बंदिशों को देना नहीं चाहते थे। और इसका जिक्र पंडित भारतेंदु वाजपेयी जी ने भी अपनी पुस्तक में किया है कि वो भी नहीं देना चाहते थे। हाँ, मैंने पढ़ा है। ठाकुर जयदेव जी ने उनसे काफ़ी आग्रहपूर्वक वो जो है संग्रह प्रकाशित करवाया है। जी 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 जी। जब हम बात कर रहे थे उनके साहित्य की, वो अधर बंद की बात कर रहे थे, तो उसकी एक उदाहरण। हाँ, अधर बंद बंदिश जिसमें कि होंठ नहीं लगते हैं, पूरी की पूरी बंदिश को पड़ जाएगी। उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध बंदिश है जी। सखी सैया की सुरतिया जियरा हरे, ऐसे नैना अनियारे कजरारे खंजन सुखरे। अंतरा है इसका, इसमें देखिए चाल इसकी बिल्कुल दादरा वाली है। हाँ। चारु हिरण्य चतुर अधिक ललित दसन हसन न्यारी, दरसत रस रंग सुढंग सुकहि न सकत सुघरताई, ललन छैल रसिय रंगिल उठाड़ो तीर तरु तरे, सैया की सुरतिया जियरा हरे। मतलब तीन ताल का चलन चल रहा है, ठेका चल रहा है, और दादरा की चाल चल रही है। और अभी जब इसकी बात करेंगे तो इसे अन्य ताल में ले जाएंगे। अच्छा। और एक आवर्तन में भी कई बार 2 या 3 तालें दिखाने की भी बात में जो करते हैं कि 3 ताल है, हमने थोड़ा सा 3 ताल दिखाया, थोड़ा सा हमने झप ताल दिखाया, और हमने तिहाई लगा करके उसको कुछ और दिखा करके संपर आकर के मिल गए। बाप रे। उनके साहित्य की जब हम बात करते हैं तो कथक नृत्य में नायिका भेद और नवरस और कथाएं कहना, करना, दिखाना, ये कथक का गाभा रहा है। जैसे हम कहते हैं कि कथा कहे सो कथक कहावे और करावे भी, तो उनके काव्य में ऐसी रचनाओं की उपस्थिति नायिका भेद या अन्य इस भाव की है क्या कि जिसके ऊपर कथक की रचना करना भाव प्रदर्शन के हेतु अच्छा रहेगा, आसान रहेगा। और दूसरा मैं पूछना चाहती हूँ कि ललन पिया की गायन शैली जो है बोल पाठ करने की, अगर उस तरह की रचनाओं में ये भाव प्रदर्शन आसान कर सकते हैं, या उसे हमें सरलता से, जैसे श्याम सुंदर गौड़ जी ने ख्याल अंग से गाया था, उसे सरल अंग से गाना ज़रूरी होगा। देखिए, ललन पिया जी ने हर तरीके का साहित्य लिखा है। ललन कजरी है, ललन प्रभाकर, ललन सुधाकर, जिसमें सरल साहित्य भी है। अगर हम उनके सरल साहित्य को लेना चाहते हैं तो उनका सरल साहित्य हमारे सामने है, मतलब भाव प्रदर्शन है तो वो है उपलब्ध। दूसरा जो कि इनकी गायन शैली है, क्योंकि कथककार बोलबाट करते ही हैं, हम जिसको बोलबाट कहते हैं, आपकी भाषा में उसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वो 3 ताल के ठेके के साथ अन्य लयकारी आप लोग दिखाते ही हैं, तत्कार की बात करते हैं। तत्कार की आप लोग बात करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से अगर आपको इस तरीके की रचनाएं मिले हैं तो ये तो बहुत अच्छे रूप में सामने आएगी कि वो गायन में भी बोल बाँट हो रहा है और आपके कथक में भी हो रहा है। दूसरा, ललन पिया जी ने गायन, वादन, नृत्य के साथ साथ उन्होंने बताना, गाना बजाना, नाचना और
बताना, ऐसा उन्होंने कहा है। तो ऐसे में उनकी रचनाओं में वो दृश्य पूरा है। उनकी रचनाओं को अगर हम पढ़ते जी। हैं तो वो एक प्रकार से उस तरीके का दृश्य उपस्थित होता है, चित्र भाव का, सामने आता है। हाँ, एक जो चित्र जैसा बनता है। क्योंकि ललन प्रिया जी खुद एक कथाकार भी थे और कथा भी कहते थे, रुक्मणी मंगल की कथा कहते थे। तो इस तरीके से उन्होंने उन सभी भावों को, जो भी चीज़ें कथक नृत्य के लिए उपयोगी हैं, उन सभी भावों का पूरा समावेश उनके साहित्य में मिलता है। जी 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 जी। तो बोल बाट की गायन शैली में अगर गायक है अच्छे सिद्ध और हाँ, तबला वादक है, जी, बिल्कुल। तो उनके साथ फिर कथककार ये आगे ले जा सकते आगे हैं। बिल्कुल ले जा सकते हैं और बहुत अच्छी संभावनाएं हैं इसमें। अभी जब बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं कि गायक अच्छे हो, तबला वादक अच्छे हो इस तरह से, तो वो अच्छे ललन प्रिया शैली में कैसे रहेंगे, कैसे बनेंगे? क्योंकि बाहर तो कोई इसके बारे में जानता ही नहीं ज़्यादा। तो और जबकि आपके गुरु सुश्री पुष्पलता रस्तोगी जी ने खुद कहा है कि मेरे शिष्य दीक्षित जी इसके काव्य संगीत को आगे ले जा सकते हैं और उसके अभ्यासक है। तो एक तरुण व्यक्ति के नाते इसका भार आपके ही कंधों पर है, ऐसा मुझे लगता है। इसके अन्य भी कोई अभ्यासक अगर है जो शायद गायक नहीं हो लेकिन अभ्यासक है, उनका भी थोड़ा जिक्र कीजिए। और इस तरह से अगर ये सब रचनाएं आगे ले जाना है और कथक में सम्मिलित करनी है, तो उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं या वो जीवित रखने के लिए क्या किया जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। आदरणीय गुरुदेव कंचन जी ने 1983 में ललन प्रिया जी के नाम से संगीत महोत्सव करना शुरू किया था और इसका उद्देश्य था कि स्थानीय लोगों को भी बताएं और बाहर के जो कलाकार आएंगे उनको उन्हें भी बताएं। हम बताएं। पहले कार्यक्रम में बेगम अख्तर और सिद्धेश्वरी देवी जी की शिष्या प्रोफेसर रीता गंगुली जी आई थी जी। उन्होंने इस विषय को काफ़ी गंभीरता से लिया था और इसका संपूर्ण साहित्य जो कि ललन प्रिया जी के घर में मौजूद था वो अपने साथ ले गई थी। तत्पश्चात उन्होंने क्या किया और उस पर कुछ काम किया, उपलब्ध नहीं हो रहा है। हाँ, कुछ काम किया कि नहीं किया ये तो नहीं पता है, लेकिन उसके बाद में भी हम लोग प्रयासरत रहे कि इस गायन शैली का आगे जो प्रचार प्रसार करें। इस पर एक लघु शोध हुआ है, एक पूर्ण शोध हुआ है जी। आपका शोध हो रहा है, तो ये भी हम आशा करते हैं कि इस चीज़ को आगे बढ़ाएगा। इसके अतिरिक्त सन 2001 में आदरणीय गुरुदेव जी ने ललन प्रिया हाजी विलायत अली संगीत एकेडमी बनाई है। इसका भी उद्देश्य इस गायन शैली को जीवित रखना और इसका प्रचार प्रसार करना है। अभी भी हम लोगों से संपर्क करते हैं और उनको इस गायन शैली के विषय में बताते हैं। इसी क्रम में दिल्ली की गायिका और पंडित चुन्नूलाल जी की शिष्या डॉक्टर कुमुद दीवान जी से भी मेरी जो बातचीत हुई और वो भी ललन प्रिया जी को लेकर के बंदिश की ठुमरी पर एक समग्र कार्यक्रम करना चाहती हैं, ऐसी उनकी रूपरेखा है और संभवतः वो भी होगा। और भी अगर कोई सीखना चाहता है, समझना चाहता है, तो हम उसके लिए तैयार हैं। हर प्रकार से इस गायकी की बारीकियों को हम बताने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। बस हम चाहते हैं कि इस चीज़ को समझने के लिए लोग हमको मिलें तो हम इसको समझाएं। एक तो कुमुद दीवान जी का जब भी ये कार्यक्रम रहेगा तब मेरा उपस्थित होना बहुत आवश्यक रहेगा, क्योंकि मुझे इस विषय में काम ही करना है। वैसे आपने मुझे भारतेंदु वाजपेयी जी के शिष्य रामकिशोर वाजपेयी जी का भी एक बार जिक्र किया था, तो वो उनके बारे में कि मतलब उनसे भी मुझे आगे जाना है, तो उनके बारे में एक दो शब्द आप बताइए। और जो आपने आपके शिष्यों को तैयार करने की कोशिश की है, तो अगर इस तरह से कोई बाहर में वर्कशॉप रखे जाएं या ऐसा कुछ प्रयास किया जाए तो आप उसमें उपस्थित हो सकते हैं क्या? इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। जी, पंडित भारतेंदु वाजपेयी जी के शिष्य पंडित रामकिशोर वाजपेयी जी इस समय लखनऊ में हैं जी, जो कि रिजर्व बैंक में नौकरी करने के पश्चात नाबार्ड के डिप्टी डायरेक्टर से रिटायर हुए हैं जी। उन्होंने अपने गुरु जी के साथ काफ़ी समय दिया है। अच्छा। और उनसे सितार सीखा है और सितार बजाते हैं आप। अच्छा। लेकिन ललन प्रिया जी की गायन शैली को भी आपने बहुत बारीकी से समझा है, तो उनसे आपको ललन प्रिया जी के विषय में जो उनका दृष्टिकोण है या जो लखनऊ के कलाकारों का जो दृष्टिकोण है जी, तो वो आपको विस्तार से बताएंगे। विस्तार से बताइए। दूसरा जो आपका उद्देश्य कार्यशाला को जो लेकर के है, अगर इस विषय पर कहीं भी कोई भी कार्यशाला रखी जाती है
मुझे इसकी बड़ी खुशी होगी और मैं अपना पूरा समय और पूरा सहयोग देने का आपको आश्वासन देता हूँ। जी, पौलमी मुखर्जी, सुश्री पौलमी मुखर्जी मुंबई के एक कथक नर्तकी है और उन्होंने कथक की एक लाइब्रेरी भी खड़ी की है। उनकी जो गुरु है वो रमा दीदी, लच्छू महाराज जी की पत्नी भी, वो पौलमी मुखर्जी के पास ये भारतेंदु वाजपेयी जी की ललन पिया की ठुमरी किताब थी। तो मैंने उनको पूछा था कि आपके पास ये कैसे आई। वो बोले कि मेरी गुरु में मैं बचपन में थी तब मेरी माँ को कहा था कि ये मंगा लो, मैं शायद इस पर काम करना चाहती हूँ। तो जैसे बाबूराम कथक जी कर रहे हैं और कुमकुम धर जी ने कुछ किया है, और चूँकि आगे नहीं हुआ लेकिन उन्होंने वो इच्छा जता के वो किताब मंगाई थी। इसका मतलब कथक वाले इससे बहुत परे नहीं थे, लेकिन शायद गाने वाले भी तैयार नहीं हुए और इसके लिए आगे कुछ ये हो नहीं पाया। इस दृष्टि से मैं जो कार्य करना चाह रही हूँ कथक के दृष्टि से और अप्रचलित तालों के विशेषता दृष्टि से मैं जो कार्य करना चाहती हूँ, इस पर मुझे 1-2 शब्दों में मार्गदर्शन करके फिर हम ये हमारा साक्षात्कार पूर्ण करेंगे। कथक की दृष्टि से ये रचनाएं बहुत उपयोगी सिद्ध होंगी, क्योंकि इनमें एक अच्छा साहित्य है, इसमें बड़े खूबसूरत भाव हैं, बड़े सुंदर भाव इसमें हैं। शब्दों का चयन इतनी कुशलता से किया गया है कि आपको भाव दिखाने के लिए बहुत संभावना है, आसान रहेगा, क्योंकि ललन पिया जी खुद कथाकार थे और विभिन्न भावों को वो अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते थे। दूसरी चीज़ जो इसका ताल पक्ष है, कथककार अप्रचलित तालों को नाचते हैं जी। गायन में 13, 21, 22, 25, 18 मात्रा को नाचते हैं। गायन में इसका अब इस समय प्रयोग बहुत कम होता है, लेकिन कथककार करते हैं तो उनके लिए आसान है। दूसरा, बोलबाट इसमें होता है, कथककार करते हैं, उनके लिए आसान है। तो कथक के परिप्रेक्ष्य में तो इन रचनाओं का एक नए कलेवर में बहुत अच्छा प्रयोग हो सकता है जी। अच्छा, जहाँ तक सवाल है कि इसको गाने वाले और उसको बजाने वाले, उनको थोड़ा सा अभ्यास की आवश्यकता होगी, लेकिन जो भी लोग कथक के साथ गाते बजाते हैं उनको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि जितनी अन्य लोगों को करनी पड़ती है। सही है। तो अगर कथक के साथ जो लोग गाते हैं वे अगर इन बंदिशों का अभ्यास करें तो बहुत अच्छा रहेगा इसका। दीक्षित जी, एकदम बहुत ही धन्यवाद है। और इसके जो कथक के प्रचलित तालों के ऊपर मेरा जो ये शोध कार्य चल रहा है, इसमें वैसे तो हर कदम पर मैं आपको तकलीफ़ देती रहती हूँ, और मेरी गुरु डॉक्टर मंजीरी देव जी और मेरी जो अभी गाइड भी है वो कहती है कि वर्षा, दीक्षित जी का हाथ थामे, उंगली थामे तुम्हें आगे जाना है। मैं तो हूँ ही, लेकिन उनका हाथ थामे आगे जाना है। और आप इसके लिए आज मेरे साथ साक्षात्कार के लिए भी आप यहाँ पर तैयार हो गए, तो इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। और भी कुछ आगे ज़रूरत हो तो ज़रूर मैं आपको तकलीफ़ दूँगी। हमारे ललन पिया जी जो हमारे शहर के एक ऐसे कलाकार हुए हैं कि जिनको जितना आदर मिलना चाहिए आज के समय में, उतना उनकी रचनाओं को नहीं मिल पाया। उनको तो मिला, आज भी लोग उनका नाम लेते हैं, लेकिन उनकी गायन शैली को नहीं। इस गायन शैली को आगे बढ़ाने में आपका शोध कार्य हमें लगता है कि एक बहुत बड़ा सहायक जो सिद्ध होगा। तो हम ऐसी आशा करते हैं आपके शोध कार्य की जो सफलता के लिए हम आपको एक प्रकार से हम अपने जो भी हमारे गुरुजन हैं उनके सबका आशीर्वाद आपको ज़रूर मिलेगा इसमें, क्योंकि आदरणीय कंचन जी आज नहीं है और उनकी विशेष इच्छा थी। जी हाँ, उनकी इच्छा थी कि मैं ये कार्य करूं। और मेरी शुभकामनाएं हैं, और आपकी जो गुरु हैं, जो आपकी शोध मार्गदर्शक हैं, उनको मेरा प्रणाम कि कितने अच्छे काम को जो कर रही हैं। तो ये काम जो भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा, ऐसी हम कामना करते हैं।